हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली में एक तरीके से हमारी देश की शुरुआत है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस संविधान पर पिछले इतने सालों से हमारा देश सक्सेसफुली चल रहा है, वो संविधान बना कैसे। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। ये पार्शली सही है लेकिन पार्शली गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। उसके लिए हमारे पास एक अलग सभा थी जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के एक चेयरमैन थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अकेले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये भी गलत है। तो हमारा जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी है, उसके बारे में सबसे पहले बात उठी थी 1934 में। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक मेंबर एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार यह बात कही थी कि हमारे देश में संविधान बनना चाहिए और उसके लिए हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इस डिमांड को उठाया था और 1940 में अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी किया था कि हां, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होनी चाहिए। इसके बाद क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन जैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं, लेकिन फाइनली जुलाई अगस्त 1946 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका इलेक्शन करवाया जाता है। जिस तरीके से आज हम लोग लोकसभा इलेक्शंस देखते हैं, उसी तरीके से 1946 में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन लोगों का चुनाव किया गया था जिनके द्वारा भविष्य में इस भारत का संविधान बनाया जाना था। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा। हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन है पूरे देश में जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें कुल मिलाकर 389 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। इन 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आते थे और बचे हुए जो आपके 93 मेंबर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट से यहां पर इलेक्ट किए गए थे। अब अगर हम इन 296 मेंबर्स के इलेक्शंस को थोड़ा सा और कैटेगराइज करें तो इन 296 में से जो 292 मेंबर्स थे वो हमारी 11 गवर्नर प्रोविंस में से आए थे, जिन्हें आज हम स्टेट्स या राज्य के नाम से जानते हैं, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, आसाम और पंजाब आते हैं। और बाकी की जो बची हुई 4 सीट्स थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आती हैं, जिसे हम लोग दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। फाइनली ये 389 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और इन 389 मेंबर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप हमारे भारत का संविधान बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये 389 मेंबर्स एक ही कमरे में बैठ गए एक साथ और सभी लोगों ने संविधान बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। इन 389 मेंबर्स को 23 कमिटीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि मेजर कमिटीज और माइनर कमिटीज हुआ करती थी। कुल मिला के हमारी 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी और 15 माइनर कमिटीज बनाई गई थी। मेजर कमिटीज के एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी ले सकते हैं, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी कमिटीज ले सकते हैं, जिनके चेयरमैन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं अगर हम लोग माइनर कमिटी में बात करते हैं तो कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंस जो है, ये भी हमें एक तरीके की माइनर कमिटी देखने को मिलती है। अब ये सारी की सारी मेजर और माइनर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अपने दिए गए हिस्से को बनाती थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास प्रेजेंट करती थी और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर की चेयरमैनशिप में उसको रिव्यू करती थी और क्या सही है, क्या गलत है, क्या हटाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए संविधान में, इसके लिए डिबेट्स होती थी, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। और जब सारी की सारी कमिटीज किसी एक प्रोविजन पर पूरी तरीके से अग्री कर दी जाती थी, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल मान लिया जाता था। लेकिन भारत के संविधान को बनाने की कॉम्प्लिकेशन अब तक
खत्म नहीं हुई थी, इसमें एक और बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है। ये जो हमारा संविधान सभा है, कमिटीज बनने के बाद इन्होंने अपना सबसे पहला सेशन या सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की थी और 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। अब 9 दिसंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक हम लोग ये देखते हैं कि सारे के सारे 389 मेंबर्स ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, लेकिन भारत के दो टुकड़े भी कर दिए गए। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और पाकिस्तान की डिमांड इस देश में मुस्लिम लीग ने उठाई थी। तो इस 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जिन्होंने भारत के बंटवारे के बाद यह कहा कि अब हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और उन्हें पाकिस्तान जाने दिया गया। लेकिन ये जो 389 मेंबर्स थे, इसमें से 90 मेंबर्स मुस्लिम लीग के थे और वो सारे के सारे 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए अपना एक अलग संविधान बनाने के लिए। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जिसमें 389 मेंबर्स थे, उसमें बचे हुए सिर्फ रह गए 299 मेंबर्स। इसका मतलब यह हुआ कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक 389 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 299 लोगों ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, जिसे इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम लोग अपने रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं अपने संविधान को बनाने की, हम लोग सिर्फ इन 299 मेंबर्स को क्रेडिट नहीं देते, हम इन 389 मेंबर्स को क्रेडिट देते हैं। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हमारा संविधान आधे में छोड़कर चले गए थे, हम उन्हें भी क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत तो संविधान बनाया ही था। हाँ, यह बात अलग है कि वो 90 मेंबर्स मुस्लिम लीग के जो हमसे सीख कर गए कि संविधान बनाया कैसे जाता है, और पाकिस्तान में जाकर जब अपना संविधान बनाया तो उन्होंने हमें अपना क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन हम आज भी उन्हें उनका क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उनमें और हम में कुछ फर्क है। हम दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं और यह फर्क हमेशा बरकरार रहना चाहिए, इसीलिए वी गिव आवर क्रेडिट टू देम ऑल्सो। और इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से यहां पर प्रिपेयर्ड होता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम लोग ये इंप्लीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस का जो लाहौर का सेशन हुआ था 1929-30 का, वो भी 26 जनवरी को हुआ था और उसमें पंडित नेहरू की चेयरमैनशिप में कांग्रेस ने पहली बार फुल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज जो था उसकी डिमांड उठाई थी और उसको एक्सेप्ट किया था और यह माना गया था उस दिन कि आज से भारत आजाद है। लेकिन उस दिन तो भारत आजाद हो नहीं पाया, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उस कांग्रेस सेशन की तारीख को जिंदा रखने के लिए, याद रखने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया और यह थी कहानी हमारे भारत के संविधान की। तो इसी तरीके के पॉलिटी के डिटेल्ड या टफ टॉपिक्स को अगर आपको इसी आसान भाषा में और इन्हीं कहानियों के साथ और आसानी से समझना है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी को और आसान बनाए, सो फॉर दैट please stay tuned with IAS Origin and please like, share and subscribe this channel. I will see you in the next video. Thank you very much.